हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सुनील खन्ना। आज मैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट पढ़ाने जा रहा हूँ। ये चैप्टर एक तो इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमने क्लास 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर केमिस्ट्री में पढ़ा था और थर्मोडायनेमिक्स उसका थोड़ा रिलेटेड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर में कि जो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमारी 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे ही आप देख लोगे चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, तो हम सॉलिड स्टेट के बारे में ही स्पेशली बात करेंगे। लिक्विड और गैस के लिए तो हमने वहाँ स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ ही लिया था। लिक्विड के बारे में तो हमने नहीं पढ़ पाया क्योंकि पिछले साल वो सिलेबस से रिलेटेड था, बट कोई नहीं, हम यहाँ पे सॉलिड के बारे में डीपली पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ सॉलिड। अच्छा, अब आपसे कोई पूछे कि सॉलिड क्या होता है, आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे कि सॉलिड हैव डेफिनाइट मास। उसका एक डेफिनाइट मास होता है। ऐसे ही हैव डेफिनाइट शेप, उसकी कोई शेप होती है सॉलिड की, फिक्स शेप। डेफिनेट की जगह फिक्स वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे ही सॉलिड की फिक्स्ड वॉल्यूम भी होती है, यानी डेफिनेट वॉल्यूम भी, कुछ ना कुछ उसकी वॉल्यूम भी होती है ना। जैसे आप आसपास अपने सॉलिड को देखते हैं तो उसकी कुछ वॉल्यूम भी होती है। और एक तरीके से हम फिक्स वॉल्यूम की जगह फिक्स साइज़ भी बोल सकते हैं। ठीक है, और सॉलिड्स को आप देखा होगा वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी रिजिड से होते हैं, वो थोड़े मतलब बहुत हार्ड होते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो हैव रिजिड स्ट्रक्चर एंड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल है। अच्छा, आप इनकम्प्रेसिबल समझ लोगे कि इसकी डेंसिटी कितनी ज़्यादा होती होगी सॉलिड की लिक्विड और गैस से। तो हम ये भी एक फीचर में सकते हैं कि सॉलिड हैव हायर डेंसिटी देन लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, अच्छा जी। अब जैसे हम तो 12th क्लास में आ चुके हैं, तो 12th क्लास में ना आपको 2 वर्ड का यूज़ ज़रूर करना है फीचर्स लिखते वक्त। या आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ना, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सॉलिड, तो आपको एक पॉइंट ज़रूर ही मेंशन करना है कि जो सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थर्मल एनर्जी से बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, आप पूछेंगे ये थर्मल एनर्जी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। थर्मल एनर्जी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास 11th में पढ़ा होगा, आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो आपको मैं फिर भी एक बार रिमाइंडर दिला देता हूँ कि थर्मल एनर्जी यानी वो एनर्जी जो अराइज होती है मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स, यानी जो किसी सब्सटेंस, किसी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं ना, अगर वो मोशन में है तो यानी उनमें थर्मल एनर्जी पोजेस कर रहे हैं वो। ऐसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि जो मतलब पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्लोजली पैक्ड है। अब सॉलिड्स को देख लो, सॉलिड्स में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड है। अब क्लोजली पैक्ड कैसे हैं, क्योंकि उनकी फिक्स शेप है, फिक्स साइज़ है, फिक्स वॉल्यूम है। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे फोर्स, इसकी एक फीचर्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, अब मैंने क्या कहा आपको, क्लोजली पैक्ड। अब हम वो 9th-10th वाले बच्चे तो है नहीं कि हम लिखें सॉलिड द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड, द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड, ऐसे तो नहीं लिखेंगे हम। अब क्लोजली पैक्ड की जगह हमें दूसरा वर्ड यूज़ करना पड़ेगा कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर वेरी शॉर्ट। अब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगा पार्टिकल्स के बीच वो शॉर्ट होगा, जब भी तो वो क्लोजली पैक्ड होंगे। देखो जैसे आप स्ट्रक्चर से बताता हूँ, ये एक पार्टिकल, आपको वीडियो क्लियर, एक मिनट थोड़ी क्लैरिटी बढ़ा देता हूँ। ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल यहाँ पे क्लोजली पैक्ड है। तो इनमें जो ये इनके बीच डिस्टेंस है शॉर्ट, मतलब छोटा होना चाहिए ना, जब भी तो क्लोजली पैक्ड कहेंगे हम, यही कह रहा हूँ। तो आप ऐसे लिखेंगे
molecular distance is very short। और एक लास्ट पॉइंट, दी कॉन्स्टिट्यूएंट यानी उसके सॉलिड्स के अंदर के पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव फिक्स्ड पोजीशन, या डेफिनेट भी कह सकते हैं, फिक्स्ड पोजीशन, उनकी एक पोजीशन फिक्स होती है, एंड कैन ऑसिलेट यानी वो मूव कर सकते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, यानी जो उनकी मीन पोजीशन है उसके अराउंड थोड़ा बहुत तो ऑसिलेट कर ही सकते हैं, अबाउट देयर मीन पोजीशन। चलो आपको मैं स्क्रीनशॉट देने का टाइम दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यही फीचर्स हैं सॉलिड के। चलिए अब सॉलिड्स के फीचर की बात हो गई, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पे। अच्छा, अब हम 12th क्लास में टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, और आपने भी शायद इनके टाइप्स के बारे में पहले का भी सुना होगा, टाइप्स ऑफ सॉलिड। और इसकी फर्स्ट टाइप होती है क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब और इसकी सेकंड टाइप होती है एमॉर्फस सॉलिड। इसको समझाने से पहले मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। 2013 या 2014 के बोर्ड के पेपर में इन दोनों के बीच डिफरेंस पूछा गया था। चलिए हम डिफरेंस से शुरुआत करते हैं, मैं क्वेश्चन की तरह ले रहा हूँ। व्हाट, आप भी साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन crystalline and amorphous solid। ठीक है, चलिए डिफरेंस पे आते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे क्रिस्टलाइन की, और आपको अब मैं इनका जब डिफरेंस लिखूंगा ना, आपको उससे समझ आ जाएगा कि ये सॉलिड होते क्या हैं, एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। ठीक है, चलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड वो टाइप के सॉलिड होते हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉलिड्स जिनके पास विच हैव, पेज चेंज कर लेता हूँ, विच हैव परफेक्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट वर्ड यूज जरूर करना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू उसको समझाता हूँ मैंने क्या कहा। आप डायग्राम भी डिफरेंस में बना के दिखा सकते हैं। अच्छा देखो, अब मैंने ये इस पॉइंट में बताया आपको कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें परफेक्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट होता है उनके पार्टिकल्स का। तो चलिए, और जैसे मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ पहले, फिर उससे आप समझिएगा। चलिए मैंने इसका डायग्राम बना दिया है। अच्छा देखिए, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, अब मैंने इसके जो पार्टिकल्स हैं ना, मैंने इसको सिस्टमेटिकली अरेंज कर दिया। आप भी देख रहे होंगे, बिग पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, बिग पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, बिग पार्टिकल, इसको मैंने सिस्टमेटिकली अरेंज कर दिया। ठीक है, और मैंने इस स्टेटमेंट में भी ये लिखा है कि इसके कांस्टेंट पार्टिकल सिस्टमेटिकली अरेंज होते हैं। अब आओ हम उसकी बात करते हैं एमॉर्फस सॉलिड की।
एमोरफस सॉलिड के डिफरेंस में लिखते हैं हम दीज आर दी सॉलिड्स विच डू नॉट हैव perfect order of arrangement of constituent particles in 3 dimensional space। ठीक है जी, यानी एमोरफस सॉलिड के जो अरेंजमेंट होता है वो परफेक्ट नहीं होता क्रिस्टलाइन की तरह। इसका डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। अब मैंने इसके डायग्राम में एमोरफस सॉलिड का डायग्राम में रैंडमली पार्टिकल्स को अरेंज करा। इसमें मैंने सिस्टमेटिकली करा कि मैं पहले बिग को करूँगा, स्मॉल को बिग, स्मॉल पार्टिकल, ऐसे मैंने इसको यहाँ पे रैंडमली कर दिया। मैंने कोई ऑर्डर नहीं बनाया। तो ये दोनों में फ़र्क होता है। अब हम दूसरे डिफरेंस पे आते हैं। दे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा जी, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब हुआ भाई? समझ नहीं आया। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का यही मतलब हुआ, अब जैसे आपने देखा होगा, जैसे अब ये पेन देख रहे हो आप, ये पेन देख रहे हो। अब इस पेन को मैं किसी फ्लेम के ऊपर रख दूँ, मैं इसकी बैक साइड को फ्लेम के ऊपर रख दूँ, ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा कुछ टाइम बाद जब ये हीट होगा। और वैसे भी प्लास्टिक है, ये हीट होना स्टार्ट हो जाए, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होता है जिसमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये आपको मैंने बताया। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि मैं फ्लेम के ऊपर रखूँ, यानी जैसे मैं फ्लेम के ऊपर रखता हूँ तो ये 50 डिग्री टेम्परेचर अगर आ गया, मान लो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक मैं मेल्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ, अगर 50 डिग्री आ गया तो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 50 डिग्री पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी अगर मैं इस पेन को, मान लो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है एक, इसको मैं रखूँ फ्लेम के ऊपर, जब मैं इसको फ्लेम के ऊपर रखूँगा तो जब ये 50 डिग्री टेम्परेचर गेन कर लेगा तो ये एकदम से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, तो इसलिए मैंने बोला क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। सिमिलर, और अब हम इसकी बात करते हैं। जैसे चलिए, हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड। प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड में आपका आ जाता है पहला, मान लो, कैसे समझना है आपको, हाँ ठीक है। अब जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड है, आपको किसी सॉलिड को प्रिपेयर करना है, यानी आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट करना है या एमोरफस सॉलिड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए ये सॉलिड है, कोई भी सॉलिड है, हमें नहीं पता कौन सा सॉलिड है, कोई भी सॉलिड है, ठीक है, एनी सॉलिड, ठीक है। अब आप इसको हीट करते हैं फ्लेम के ऊपर, हीट करा आपको उसका, आप, अच्छा, ये जो भी सॉलिड होगा ये मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मोल्टन स्टेट हो जाएगी इसकी, मेल्टेड स्टेट, और इस सॉल्यूशन कुछ सॉल्यूशन टाइप बन जाएगा, हॉट सॉल्यूशन टाइप बन जाएगा, ठीक है, हॉट लिक्विड। अच्छा, अब मान लो आपको इसको कूल करना है, तो आप कूल इसको अगर 2 वेज में करते हैं, यानी एक तो आप फटाफट कूल करते हैं, हाँ भाई हमने फ्रिज में रख दिया, एकदम से कूल हो गया, टेम्परेचर कर दिया -19 सीधा। एक होता स्लोली कूल करना, हाँ भाई ठीक है, 5 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूँ कि अगर आप फटाफट कूल करते हैं तो यानी जो इसके पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज आने लग जाएंगे, थर्मल एनर्जी तो एकदम ख़त्म हो जाएगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इसके जो पार्टिकल्स हैं एकदम जल्दी जल्दी क्लोज आने लग जाएंगे, तो ये सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं होंगे इसके पार्टिकल। हाँ, अगर आप इसको स्लोली कूल करते हो तो इसके पार्टिकल धीरे धीरे पास आएंगे, एकदम सिस्टमेटिकली अरेंज हो जाएंगे। तो अब मैंने क्या बताया, सिस्टमेटिकली अरेंज, अगर हम स्लोली करते हैं तो सिस्टमेटिकली अरेंज हो जाएंगे, तो सिस्टमेटिकली अगर हम अरेंज करते हैं तो कौन सा सॉलिड बनता है, यहाँ पे बनेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर फास्टली करते हैं यानी उसके पार्टिकल सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं होते तो हम यहाँ बन जाएगा एमोरफस सॉलिड, ठीक है। तो ये कुछ प्रिपरेशन होती है सॉलिड की। अच्छा, अगर आपको बोले यहाँ पे आपका है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अब आप इसको
आपको इसको एमोरफस सॉलिड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछते हैं वैसे आपसे, आपके स्कूल वाले पूछ लेंगे या बोर्ड वाले। अब मान लो आपको इसको एमोरफस में कन्वर्ट करना है, तो आपको मैंने क्या बताया, पहले तो हीट करो, हीट करा आपने, ठीक है भाई। सेकंड क्या करोगे स्टेप, सेकंड स्टेप में आपको अगर एमोरफस बनाए तो इसको कूल करो, कूल फास्ट करोगे तो एमोरफस बन जाएगा। ऐसे ही अगर आपको एमोरफस से क्रिस्टल बनाना है तो फर्स्ट आप क्या करोगे, हीट, सेकंड क्या करोगे, इसको आप स्लोली कूल करोगे, जब तो ये क्रिस्टल सॉलिड बनेगा। तो ये कुछ डायग्राम है, आप इसको बना के आ जाना। अब थोड़े एग्जांपल्स की बात कर लें, क्रिस्टल सॉलिड एमोरफस सॉलिड। मान लो क्रिस्टल सॉलिड का एग्जांपल होता है क्वार्ट्स। क्वार्ट्स आपने वर्ड पढ़ा होगा, घड़ियों में यूज़ होता है ना। क्वार्ट्स एक क्रिस्टल सॉलिड होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर आपसे पूछे क्वार्ट्स किससे बने हैं, तो क्वार्ट्स बनता है सिलिकेट से। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, SiO2 या SiO4-4। ऐसे ही एग्जांपल एमोरफस सॉलिड का ग्लास, जो ग्लास नहीं होते, आप देखते हो विंडोज़ भी, एक हमारी गाड़ी की जो कार्स की विंडोज़ होती हैं वो ग्लास होता है, ठीक है। जो फ्रंट विंडशील्ड होती है ना, वो ग्लास ही तो होता है। अच्छा, उसको हम एमोरफस सॉलिड कहते हैं, वो भी सिलिकेट से ही बना होता है। अब आप पूछोगे जी मटेरियल तो सेम है, बट ये फ़र्क है कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल सॉलिड होता है और ग्लास एमोरफस सॉलिड होता है, ये बात याद रखना आप, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन में जरूर पूछेंगे, व्हाट इज़ दी ऑन व्हाट बेसिस क्वार्ट्ज एंड ग्लास आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो आप इसका आंसर ये लिख देना कि जो क्वार्ट्ज होता है वो क्रिस्टल सॉलिड होता है और ग्लास एमोरफस सॉलिड होता है, और क्वार्ट्ज में लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर होता है, ग्लास में शॉर्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्रिस्टल सॉलिड होते हैं उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जो एमोरफस सॉलिड होते हैं ना, उनका होता है उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसका क्या मतलब हुआ। अब मैंने आपको क्रिस्टल सॉलिड के लिए क्या बताया कि मैं मान लो क्रिस्टल सॉलिड है पेन, इसको मैं फ्लेम के ऊपर रखूँ तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे उल्टा है कि ये पर्टिकुलर टेम्परेचर में मेल्ट नहीं होगा, ये कुछ रेंज ऑफ टेम्परेचर में मेल्ट होगा। यानी मान लो ये 50 to 55 डिग्री की रेंज में मेल्ट होता है, यानी 50 बस थोड़ा बहुत स्टार्ट होता है मेल्ट होना, 50 to 55 तक ये पूरा मेल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये रेंज पे होता है, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है। चलिए तीसरे डिफरेंस पे चलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर। अब इसका क्या मतलब हुआ लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर का। लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर का ये मतलब हुआ कि अब जैसे इस डायग्राम से समझाता हूँ। लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर का मतलब हुआ कि इनका जो ऑर्डर का पार्टिकल्स का ऑर्डर का अरेंजमेंट है वो लॉन्ग रेंज तक है। मतलब जहाँ तक सॉलिड है ना, मतलब जहाँ तक सॉलिड डिस्ट्रीब्यूट हुआ ओवर द क्रिस्टल, वहाँ तक ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट है, ठीक है। यानी कि जैसे जो इसका स्ट्रक्चर है ना, ये रिपीट होता है पीरियोडिकली। मान लो मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे आ गया तो स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है ना दोबारा, तो बस ये एकदम मतलब जब भी कहते हैं इसको लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर। ऐसे ही यहाँ पे उल्टा है इसका, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर, यानी एमोरफस सॉलिड हैव शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर। अब शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर यानी अब इसका तो कुछ ऑर्डर है नहीं, बट अगर आप थोड़ा इसको डीप में देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप ऑर्डर ढूंढ ही लेंगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सेम सेम हो गया ना ये, अब मैं इसको कह सकता हूँ हाँ भाई शॉर्ट रेंज में है पर थोड़ा ऑर्डर में आ गया। अच्छा, जो ये और शॉर्ट मतलब एक ऐसा स्पेस जिसमें जैसे आपको बता दूँ एमोरफस सॉलिड है, मान लो ये पूरा है ना, एमोरफस सॉलिड का एक स्मॉल स्पेस जो मैंने सर्कल करा हुआ है, जहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का परफेक्ट ऑर्डर है, उसको हम नेम देते हैं क्रिस्टलॉइड। ये थोड़ा IIT JEE में पढ़ाते हैं, वो आपको मैं अभी से बता रहा हूँ। इसको हम कहते हैं क्रिस्टलॉइड, ठीक है। चलिए शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर, क्योंकि शॉर्ट रेंज में इसके परफेक्ट स्ट्रक्चर है, इसका लॉन्ग रेंज में है। अब हम लास्ट डिफरेंस पे आते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। अब एन आइसोट्रोपिक इन नेचर यानी, अब आपको मैं इसको वर्ड को ब्रेक करके बताता हूँ उसका मीनिंग क्या है। एन का मतलब होता है डिफरेंट,
एनआईएसओ का मतलब होता है डिफरेंट और ट्रॉपिक का मतलब होता है डायरेक्शन। एनआईएसओ यानी डिफरेंट डायरेक्शन, यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना वो डिफरेंट डायरेक्शन पे डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। अब आपको मैं इस डायग्राम समझाता हूँ। मान लीजिए अब ये एक है बिग पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल, बिग पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल। अब ये एक डायरेक्शन है, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी शो करता है। अब यहाँ पे आप देखो जो मैंने ये लाइन लगाई हुई है, अब यहाँ पे सारे बड़े पार्टिकल हैं। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी शो कर रहा था वो यहाँ पे तो नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे सारे बड़े पार्टिकल और यहाँ पे एक बड़ा एक छोटा है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। ऐसे ही यहाँ पे जैसे सारे छोटे पार्टिकल हैं तो यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। ऐसे ही अब आपको मैं बताता हूँ एमॉर्फस सॉलिड के बारे में। दे आर, अब ये एनआइसोट्रोपिक है तो दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, एमॉर्फस सॉलिड आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसोट्रोपिक यानी सेम डायरेक्शन सेम प्रॉपर्टी, यानी ये जो है एमॉर्फस सॉलिड ये सेम प्रॉपर्टी शो करता है मतलब डिफरेंट डायरेक्शंस पे। यानी अब आप देखो ना, कहीं भी चले जाओ आपको बड़ा मिलेगा फिर छोटा मिलेगा, यहाँ चले जाओ बड़ा मिलेगा छोटा मिलेगा पार्टिकल, यहाँ चले जाओ बड़ा पार्टिकल छोटा पार्टिकल, तो सेम प्रॉपर्टी शो करेगा डिफरेंट डायरेक्शन में। तो ये इसके यहाँ पे डिफरेंस ख़त्म हुए। अब ये भी कह सकते हो एक और डिफरेंस लिखना हो तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड कहते हैं, ये मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा ऐसा क्यों कहते हैं। और एमॉर्फस सॉलिड को कहते हैं स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड सॉलिड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।